आज की क्लास में हम लोग जो डॉक्टर मनोहर रे की बुक का सल्यूशन स्टार्ट किया है, प्रारंभ किया है, उसका आज हम लोग प्रश्नावली 1 का बी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके प्रश्नों को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसा कि इसके पहले क्लास में प्रश्नावली 1 ए का हमने सल्यूशन आपको बताया। डॉक्टर मनोहर रे की बुक को सॉल्व करने आए हैं, तो इतना उम्मीद है कि आपके पास बुक तो होनी चाहिए। क्लियर है? और अगर आपके पास बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने क्वेश्चंस को जो है पेस्ट किया हुआ है, आप वहां से देख कर जो है क्वेश्चंस राइट कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, पहले वाले क्लास में, इसके पहले वाले में थोड़ा सा साउंड का इशू था, थोड़ा सा आवाज़ स्लो हो गया था, तो उसका सल्यूशन हो गया है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्नावली 1 का भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना देर करते हुए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 6√3 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। संख्याएं या तो परिमेय होती है या तो अपरिमेय होती है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, संख्याएं या तो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय होंगी। और अगर संख्या परिमेय नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि आपको ये प्रूव करना है कि 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब आपसे साफ साफ ये कह रहा है कि आप ये सिद्ध करके बताइए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है, और आपको इसको प्रूव करना है। तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या को हम लोग किस फॉर्मेशन में लिखना है हमको। तो याद रखेंगे, परिमेय संख्या का मतलब होता है किसी भी नंबर को p/q में लिख सकें, p/q में लिख सकें। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो p और q है, ये एक सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। आप ऐसा समझ लीजिए कि p और q जो दोनों हैं, इनका जो मस होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, है ना। मस जो होता है वो 1 होना चाहिए। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये p/q एक परिमेय संख्या होती है तो यहाँ पर p और q ऐसा समझ लीजिए कि ये अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। जैसे अगर आप p/q आप 3 और 4 को लेंगे तो इसका जो मस आएगा 1 होगा। तो ये आपको समझाने के लिए है कि कोई अगर परिमेय संख्या है तो उसका मस 1 होना चाहिए उन दोनों संख्याओं का। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सह अभाज्य मतलब साथ साथ में दो अभाज्य संख्याएं। क्लियर है? ये तो क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्या का जिसको भी p/q की फॉर्म में लिख सकें। जैसे अगर आप a+b/2 लिख रहे हैं तो ये ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा? तो कहेंगे p है, नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा? कहेंगे q है। देखिए आप p/q की फॉर्म में लिख दिए, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। अगर आपने √2 + 1 का होल स्क्वायर बटे में 3 + 5 का स्क्वायर आपने लिखा तो ये ऊपर वाला क्या हो गया? p, नीचे वाला क्या हो गया? q। मतलब p/q की फॉर्म में ही तो लिखा है। और जब भी ऐसा फॉर्मेशन आपको मिलेगा, कुछ भी मिले जो बटे में हो, p/q के रूप में हो, वो आपका परिमेय संख्या होता है। और कभी भी कोई भी नंबर अंडर रूट में है लेकिन उसका रूट तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे अगर आप √4 कहेंगे तो √4 का मतलब क्या हो जाएगा? अंडर में 2 × 2, और जब ये जोड़ा रहता है तो बाहर में 1 निकल आता है, तो इसका मतलब √4 तो आप सीधे 2 लिख सकते हैं। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। लेकिन अगर इसके अंदर कोई अभाज्य संख्या है, जैसे 3, 5, 7, 11, तो वो अपरिमेय संख्या होता है। ये आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। 2 है तो 2/1 कर लीजिए, ये p हो गया और ये q हो गया। देखिए क्या ये p/q का मौसा 1 आएगा? बिल्कुल 1 ही आएगा। तो इस तरीके से आपको परिमेय और अपरिमेय में समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इसका काम अभी आगे लगेगा, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 6√3, यही प्रश्न है, 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यही आपको जो है सिद्ध करना है। ठीक, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? कभी भी अगर आपको ये प्रूव करने के लिए आ जाए कि कोई भी नंबर एक अपरिमेय संख्या है, या ऐसा कहा जाए कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो आपको करना क्या होगा?
आपको सबसे पहले ये मानना है, पहला काम आपका ये रहेगा हर एक प्रश्न में जब भी प्रूव करने के लिए आए। माना, क्या माना आपने कि 6√3 एक परिमेय संख्या है, आप ऐसा मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला आपका काम है कि ही मानना, तो आपने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आपने 6√3 को परिमेय संख्या माना है, क्या माना है, परिमेय संख्या, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है तो ये p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इसके बराबर p बटा क्यू हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे p और q का मौसा एक होना चाहिए, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो अब इसके बाद अगर हम तिर्यक गुणा कर दें तो 6 को उठाकर यहाँ पर लेके आ सकते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पे गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये √3 बराबर क्या हो जाएगा, p और उसके बाद 6q हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। लेकिन अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पर √3, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर जो मैंने लिखा था, मैंने बताया कि √3, √5, √7, √11, √13, मतलब जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका अंडर रूट किया जाता है, तो उस केस में वो क्या होते हैं, तो आप कहेंगे कि वो एक क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए √3 क्या है, तो आप कहेंगे कि √3 तो एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये p बटा क्यू के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है, ये ऊपर वाला भाग, ये नीचे वाला भाग, ऊपर वाला भाग पूरा p हो गया, नीचे वाला भाग पूरा q हो गया, भले यहाँ पे 6q है लेकिन p बटा क्यू के रूप में ही तो है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या। अब आप ये बात बताइए कि क्या कभी भी परिमेय संख्या बराबर हो सकता है अपरिमेय संख्या के, तो ये इम्पॉसिबल, ये असंभव है। इसका मतलब आपने यहाँ पे जो शुरू में माना है ना कि 6√3 एक परिमेय संख्या, यहीं पर ही तो गलत हो आपने मान लिया था, और हमें यही सिद्ध करना था कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, यही सिद्ध करना था, तो सिद्ध तो हो गया। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हैं, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p बटा 6q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब यहां पर आपको एक लाइन लिखना होगा, यह हमारे गलत मानने के कारण उत्पन्न हुआ है, अतः 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब इस तथ्य का जो यहाँ पर हमने जो फैक्ट रखा कि 6√3 एक परिमेय संख्या, यही तो गलत हो गया, 6√3 परिमेय संख्या है ही नहीं। और यहाँ पर भी ये फैक्ट है कि अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता, तो जब यहाँ पे ये गलत हो गया तो ये भी तो गलत हो गया। और जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो संख्याएं दो ही होती है, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या है, और यही हमने यहाँ पर लिख दिया है, प्रूफ हो गया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि √5, अंडर रूट में 5 है, करड़ी में 5 है, तो आपको ये प्रूव करना है कि क्या ये एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए पहले सबको इरेज करेंगे। √5 पूछे, चाहे आपसे √3 पूछे, चाहे √7 पूछे, सबका एक ही होता है, एक ही प्रकार से हम लोग सबका आंसर प्राप्त करते हैं। इसलिए आप लोग एक ही बार में प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। प्रश्न में पूछा है कि √5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपको प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही है ना, √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही तो प्रूव करना है। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि हम मानते हैं कि क्या, कि √5 एक परिमेय संख्या है।
प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, इसके लिए हम लोग पहले मानेंगे कि नहीं ये परिमेय संख्या है, और हम लोग बाद में ये प्रूव कर देंगे कि ये परिमेय संख्या है ही नहीं। यहाँ पर हमने भले माना है कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन आगे प्रूव करेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, और अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है। जैसे तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमने ये किया कि √5 एक परिमेय संख्या है। बहुत अच्छा, √5 परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये है कि √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहती है। दूसरा काम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये √5 का स्क्वायर बनेगा और जब P/Q का स्क्वायर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 5 बराबर P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो ये Q स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 5Q स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। अब एक बात ध्यान से मेरी सुनिए, यहाँ पर एक लाइन आएगा, क्या आएगा कि अगर P स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित होता है, P स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो P जो होगा वो भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखिए, जब हमने ये कहा कि 5 से विभाजित कौन होगा, P, तो P इस तरफ है और बराबर किस तरफ, गुणे में क्या है 5, मतलब 5 से ये विभाजित हो रहा है। यहाँ पे देखिए हम 5 को चाहे तो यहाँ पे नीचे छोड़ दें तो ये विभाजित होगा, जिसका आंसर Q स्क्वायर आएगा। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जब ये जो P स्क्वायर है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5, मतलब जैसे ही 5 से आपने ये भाग दिया तो क्या आ गया आंसर, Q स्क्वायर आ गया। इसका मतलब यहाँ पर हमने इसे 5 कर दिया, इसको यहाँ पर भेज के तो ये P स्क्वायर फिर खाली हो गया, तो यही वाला तो बन गया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये आपसे कहा जा रहा है कि P स्क्वायर जो 5 से विभाजित होता है वो P अगर होगा तो भी 5 से विभाजित होगा। इन द सेंस अगर कोई संख्या 5 है जो 100 से विभाजित हो रहा है, 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, मतलब 10 गुणे 10। अब समझिए अगर 5 से विभाजित P स्क्वायर हो रहा है, ये P स्क्वायर, तो 5 से ही क्या होगा, 10 भी विभाजित होगा। 5 से, अब ऐसे समझिए 5 से 10 स्क्वायर विभाजित हो रहा है, 5 से 10 स्क्वायर विभाजित हो रहा है, तो 5 से जाहिर सी बात है 10 भी कटेगा। यही बात मैं आपसे समझाने जा रहा हूँ। तो अगर 10 स्क्वायर जगह आपने P स्क्वायर लिखा है तो जाहिर सी बात है 10 की जगह P लिखेंगे, और यही बात यहाँ पे कहा गया। तो चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक हमको समझ में आ गया होगा। अगला लाइन क्या करेंगे, अगर P 5 से विभाजित होता है तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं 5C बराबर P, ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या काम करना है कि इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मानेंगे, और इस P का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर। आपको पूरा स्टेप याद कर लेना है। तो 1 में रखेंगे P का मान यहाँ पे, तो पहले तो यहाँ 5Q स्क्वायर है बराबर P के जगह पे आपने 5C रख देना है और इसका होल स्क्वायर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। इसके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आएंगे तो 5Q स्क्वायर बराबर ये 5 का स्क्वायर जो है ये 25 हो जाएगा और ये C स्क्वायर हो जाएगा। इससे ये काट देंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर 5C का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। तो अब आप एक बात बताइए, जब आपने यहाँ पे कहा था कि P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर है, तो P स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, तो P 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी तो वही बात हो रही है कि जो ये Q स्क्वायर है ये 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित होता है, तो Q जो होगा वो 5 से विभाजित होगा। अच्छा, एक बात आप समझिए, यहाँ पर सवाल आपका समाप्त हो चुका है, लेकिन आपको समझना है कि ये क्यों हो रहा है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें
तो हमने शुरू में माना था कि √5 बराबर P बटा Q। ये जो P बटा Q है, P बटा Q, इसका मतलब यह है कि इन दोनों P और Q का जो मॉस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब P और Q ये अभाज्य संख्या है, और कभी भी कभी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड करेंगे ना तो वो एक तो स्वयं संख्या आती है और एक आता है। मतलब अगर ये P 13 होगा तो 13 का गुणा करेंगे, 13 गुणे 1 17 होगा, 17 गुणे 1 मतलब एक स्वयं संख्या होगी और एक आएगा, और इसीलिए ये एक मस होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका कहना है कि अगर P है, ये अभाज्य संख्या है, तो P गुणे 1 होगा, और Q है, इसका गुणनखंड करें तो Q गुणे 1 होगा। मतलब इनमें P में और Q में इस या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, यही कहना चाह रहे हैं। अभाज्य संख्या या तो 1 से कटती है या तो स्वयं से कटती है। इसका मतलब उसमें म स दोनों में कॉमन 1 होना चाहिए। लेकिन अब आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पर आपने कहा कि ये जो P है वो 5 से विभाजित हो रहा है, फिर आपने यहाँ पे कहा ये जो Q है वो भी 5 से विभाजित होगा। अभी आपने यहाँ पे कहा कि P और Q या तो P से विभाजित होंगे या तो 1 से होंगे, कि या तो Q से विभाजित होंगे या तो 1 से होंगे। लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, P जो है 5 से विभाजित होगा, P जो है 5 से विभाजित होगा। गलत हो गया, क्योंकि इनका जो मस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। इनके गुणनखंड में 1 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, स्वयं और 1 के अलावा। लेकिन आप कहेंगे नहीं, Q के 5 से कटेगा और जो है P 5 से कटेगा, तो 5 की तो बात हुई नहीं थी। इसलिए यहाँ पर हमारा ये मानना कि P और Q में 1 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड है, ये गलत है, और यहीं पर ये प्रूफ हो जाता है कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहां पर आप लिख दीजिए कि P और Q में 1 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। P और Q में कि 1 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, है ना। परंतु इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन 5 5 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसलिए यह विरोधाभास उत्पन्न होता है। यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास उत्पन्न होता है कि ये एक परिमेय संख्या है। अतः आप कह सकते हैं, अतः विरोधाभास उत्पन्न हो गया तो अतः आप कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब यहीं पे आपको समझ लेना, काम यहीं करना है सभी सवालों में। अगर यहाँ पे √2 होता, √2 लिखते आप, √2 लिखते आप, यहाँ पे 2 लिखते, यहाँ पे 2 आता, यहाँ पे 2 आता, यहाँ पे 2 आता, यहाँ पे 2 आएगा, हर जगह 2 2 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 होता तो हर जगह 3 हो जाता, यहाँ पे √7 होता हर जगह √7 हो जाता। लिखना यहाँ पे वही चीज़ था, यहाँ पे 7 होता, यहाँ पे 7 होता, यहाँ पे 7 होता। √3 होता तो हर जगह 3, √2 होगा तो हर जगह 2। प्रूव करना है आपको इसी तरीके से। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमारा जो कल्पना किया गया कि शुरू में ये एक परिमेय संख्या, यही कल्पना हमारा गलत हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4। मैं प्रश्न नंबर 3 को इसके बाद करवाता हूं क्योंकि मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले तो प्रश्न नंबर आप देखिए 4, 3 को अभी थोड़ी देर रोक दीजिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 4 में कहा है
कि अंडर रूट 7 को आप सिद्ध करिए कि ये परिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है अंडर रूट 7। तो सबसे पहले अगर आपको ये प्रूव करना है अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब सबसे पहले आप मानेंगे कि अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही आपने माना कि अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 7 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ पर पी और क्यू एक सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब इन दोनों में एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं आ सकता। मतलब पी और क्यू को या तो पी या तो क्यू काटेंगे, विभाजित करेंगे, या तो एक काटेगा विभाजित करेगा, कोई और संख्या नहीं काट सकती, नहीं विभाजित कर सकती। ठीक है, तो काम करके क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट 7 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, सेम पैटर्न चलता रहेगा। ये जो वाला क्यू यहाँ पे भेज देंगे तो 7 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि पी स्क्वायर में एक 7 है जो काट रहा है, पी स्क्वायर 7 से विभाजित होता है तो पी जो है वो 7 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे देखिए 7c हो जाएगा बराबर पी, अगर ये सब कहा गया कि पी 7 से विभाजित होता है तो। फिर यहाँ पे कहा गया कि पी का मान समीकरण 1 में रखने पर ये जो पी का मान आया समीकरण 1 में मैंने रख दिया। 7q स्क्वायर था तो 7q स्क्वायर कर लेंगे बराबर 7c हो जाएगा, ये 7c। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर तो 7 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 7 से आप काट देंगे, 7 सत्ते 49, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 7c स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्यू स्क्वायर जो है वो 7 से विभाजित हो रहा है, तो क्यू जो होगा 5 7 से विभाजित होगा, हर जगह 7 करना पड़ेगा। तो यही विभाजित अगर होगा, विभाजित होने का मतलब कि अभी आपने यहाँ पे माना कि पी और क्यू सिर्फ 1 से विभाजित होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं क्यू यहाँ पे 7 से विभाजित होगा, यहाँ पे कह रहे हैं नहीं पी 7 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये है कि ये आपने जो माना है ये कि अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है, ये विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। पी और क्यू में एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे माना है ना, जो कि यहाँ पे हमने एक माना, परंतु इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसलिए यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि अंडर रूट 5 दोनों गुणनखंड 7 है, इसलिए प्रूफ विरोधाभास उत्पन्न हो जा रहा है कि अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या। हमने यही तो माना था, अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। और जब विरोधाभास उत्पन्न हो गया तो हम ये कह सकते हैं अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। देखा आपने देखा, नोटिस किया कि कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर आपसे अंडर रूट 5 का एक भी अंडर रूट 2 का निकालने आ रहा है, अंडर रूट 3 का निकालने आ रहा है, करड़ी में 7 का निकालने आ रहा है, करड़ी में 5 का निकालने आ रहा है, इसका मतलब आपको अगर तरीका पता है तो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये तो समझ में आ गया होगा। इसीलिए हम इसके बाद प्रश्न नंबर 5 लेंगे, अभी भी 3 को छोड़े रहेंगे, प्रश्न नंबर 5 को ही लेते हैं पहले। तो प्रश्न नंबर 5 को अगर आप लेंगे तो प्रश्न नंबर 5 में कहा है कि पहले तो आप ये बताइए कि अंडर रूट 2 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब आपको ये बताना है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है वो परिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या आपको प्रूव करना है। तो आपको ये प्रूव करना है कि परिमेय संख्या नहीं है, मतलब आपको यही प्रूव करना है कि ये एक परिमेय संख्या है। तो माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 बराबर अगर परिमेय संख्या हो गया तो p बटा क्यू, और जिसमें p में या तो p से कटेगा या तो 1 से कटेगा, q जो होगा या तो q से कटेगा या तो 1 से कटेगा, क्योंकि ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया तो ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये p बटा क्यू का स्क्वायर हो गया। अंडर रूट 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, कभी भी अंडर रूट का स्क्वायर करने पे आपका अंडर रूट कट जाता है, इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी 2 आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दिया, तो ये तिर्यक गुणा हो गया। अब यहाँ पे आपको बताना होगा अगर p स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो जाहिर सी बात है p जो है वो 2 से विभाजित होगा, और अगर 2 आ गया तो यहाँ पर भी आपको 2 करना होगा। p का मान समीकरण इस p बराबर 2c का मान जो है यहाँ पे रखने पर ये 2 हो जाएगा, 2c, और ये जो 7q स्क्वायर है ये 2c स्क्वायर है। 2q स्क्वायर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, 2q स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि ये 2 दूनी 4 स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये भी 7 हट जाएगा, ये 2c स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 7 स्क्वायर हो जाएगा,
7 हट जाएगा, 2 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्यू स्क्वायर अगर 2 से विभाजित होता है तो क्यू जो होगा 2 से विभाजित होगा। यहाँ पे सिंपल चीज़ है, फिर से वहीं पर आ गया। आपको देखिए पी और क्यू में एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ 7 आ गया, सॉरी 2 आ गया। इसमें उभयनिष्ठ क्या हो गया, 2 आ गया। अतः हमने जो शुरू में माना था यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये है ये √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से ये प्रूफ तो हो गया कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये तो प्रूफ हो गया क्योंकि वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन आगे कह रहा है कि ये भी सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो उसी में आगे बढ़ा लेंगे। ये तो प्रूफ हो गया, यहाँ से हमको ये पता चल चुका है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब प्रश्न में कह रहा है कि अब आपको 2 + √2, प्रश्न नंबर 5 ही है, 2 + √2 ये आपको बताना है। तो सिंपल चीज वही चीज करेंगे जो हमने अभी किया कि माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमेशा जब भी आपसे अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, आप ये मान लीजिए कि वो एक परिमेय संख्या है और ये गलत सिद्ध कर दीजिए कि वो परिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऐसा माना, तो जाहिर सी बात अगर आपने ऐसा माना 2 + √2 बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे P/Q हो जाएगा। सर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस 2 को उठाकर उस तरफ भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो √2 इस तरफ है, P/Q - 2 हो जाएगा। अब आप इसको भी देखिए, आप ऐसे कर लीजिए √2 बराबर P - 2Q/Q, क्योंकि हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया Q और ये 2 यहाँ से Q यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, ये है √2 एक अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि हमने अभी भी प्रूव किया ये अपरिमेय हो गया। लेकिन आप देखिए ये हो गया टोटल P, ये हो गया टोटल Q। तो P/Q के रूप में है, इन दोनों का मॉस जो है वो 1 है। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या होगी। ये क्या होगी, परिमेय संख्या। अब आप जान लीजिए कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब आपने जो शुरू में माना है 2 + √2 वो एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आप यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट शब्दों में ऐसे लिख लीजिए कॉपी में कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है ना। आप देखिए यहाँ पे √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P - 2Q/Q एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये प्रश्न नंबर 1 हो गया, प्रश्न नंबर आपका 2 हो गया, प्रश्न नंबर 4 हो गया, प्रश्न नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 3 को अगर आप सॉल्व करें प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 3 + 2√5 इसको आपको प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो हमारा काम क्या है, पहला हमारा काम ये है कि हम ये मानेंगे कि ये जो है ये एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 ये एक परिमेय संख्या है, हम ये मान लेते हैं। अगर हमने ये मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब 3 + 2√5 बराबर P/Q हो जाएगा। सही है गलत है, सर बिल्कुल सही है। 3 को आप उस तरफ भेज दीजिए, 2√5 बराबर P/Q - 3। अभी भी आप इस 2 को उस तरफ भेज सकते हैं। √5 बराबर
p-3q बटे में q कर लीजिए। अब देखिए ये वाला 2 जो गुणा में है इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। देखिए वही ना बन गया। तो आप कहेंगे, लिखेंगे यहाँ पर बिल्कुल लाइन में स्पष्ट लिखेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ अपने शब्दों में, वैसे आपको लिखना है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p-3q बटे में 2q है ना, यह एक परिमेय संख्या है, जो कि कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। लिख देंगे, प्रूफ हो जाएगा। अभी देखिए ये पूरा का पूरा p फॉर्मेशन में है, ये पूरा का पूरा q फॉर्मेशन में है, और इस तरीके से ये बनेगा p बटे में q। ओके, डन, कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ अगर डाउट हो या कोई सजेशन हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में ही क्वेश्चन पेस्ट कर दीजिए, मैं उसका प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूंगा और आपके कमेंट में ही पिन कर दूंगा, इससे आप तक जो है क्वेश्चन पहुंच जाए। चलिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 जैसा कि आपने पहला सॉल्व किया उसे कर सकते हैं। तो चलिए इन लोगों को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सब में यही प्रूव करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 6 का पहला आपको प्रूव करना है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप मानेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा माना तो आप कहेंगे कि 1/√2 बराबर p/q तो हो ही जाएगा। बिल्कुल सही है सर, हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए। अब आप एक काम कर सकते हैं कि इस तरफ चाहे जैसे आपको अंडर रूट 2 लाना है तो आप परिमेयीकरण कर दीजिए। अंडर रूट 2 से ऊपर गुणा, अंडर रूट 2 से नीचे गुणा। तो जब ये अंडर रूट 2 करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 2 बटे में अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा बराबर p/q। 2 को उस तरफ भेज दीजिए तो कहेंगे अंडर रूट 2 बराबर 2p बटे में q। तो आप कहेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 2p/q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जो कि असंभव है। इसलिए आप 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यह विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए आप बता देंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, दूसरा कह रहा है कि 7√5, इसको इरेज कर देते हैं। 7√5 देखें प्रश्न नंबर 6 का दूसरा 7√5, जैसे आपने प्रश्न नंबर 1 सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो पहला काम आपका कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो जाहिर सी बात है 7√5 बराबर p/q हो जाएगा। 7 को इस तरफ भेज दीजिए तो अंडर रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, p/7q हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q ये एक परिमेय संख्या है। इसलिए इस बात का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अब कहेंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि प्रूफ हो जाएगा। 6 + अंडर रूट 2, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपने 5 सॉल्व किया, तो 6 का तीसरा है आपका क्वेश्चन। 6 का तीसरा क्या है, 6√2, 6√2। तो सबसे पहले आप यही मान लीजिए कि माना 6√2 एक परिमेय संख्या है, आपने मान लिया। ठीक है, अच्छी बात है, आपने मान लिया है। तो आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे कि अगर 6√2 6 + अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो ये p/q के बराबर हो जाएगा। अगर ये p/q के बराबर हो गया तो आप ये कहेंगे कि 6 को उस तरफ भेज दीजिए, अंडर रूट 2 बराबर
पी बटा क्यू माइनस 6। आप इतने को भी पी बटा क्यू के रूप में मान सकते हैं, लेकिन एक लाइन और अच्छे से बना दीजिए कि पी माइनस 6 बटे में क्यू। कहेंगे कि ये अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये पी माइनस 6 बटे में क्यू एक परिमेय संख्या है, जो कि कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। मतलब एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। आप ऐसे समझिए कि अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या के बराबर होता है, परिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या के बराबर ही होता है। तो आपका ये विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है कि 6√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि आपको प्रूव करना है √3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, माना कि √3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है, माना आपने, तो आप कहेंगे √3 माइनस 1 बराबर पी बटा क्यू हो जाएगा। एक को उस तरफ भेज दीजिए, √3 बराबर पी बटा क्यू प्लस 1, तो √3 बराबर पी प्लस क्यू बटे में क्यू। कहेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, p प्लस क्यू बटा क्यू एक p बटा क्यू के फॉर्म में हो गया, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देखिए, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। कह रहा है √5 माइनस √3। आपको प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम मानेंगे शुरू में। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ऐसा हम मान लेंगे। तो इसको इरेज करते हैं। जैसे ही आपने माना तो इसको p बटा क्यू के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे √5 माइनस √3 बराबर p बटा क्यू। तो सबसे पहले माइनस √3 को उस तरफ भेज दीजिए, इस तरफ क्या बचेगा √5 बराबर p बटा क्यू प्लस √3। अब आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक काम करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये √5 का होल स्क्वायर बनेगा बराबर p प्लस क्यू प्लस √3 का होल स्क्वायर बनेगा। अच्छा, ये आप देखेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, ओपन कर देंगे। √5 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 5 हो जाएगा बराबर a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, जो कि ओपन हो जाएगा, 3 बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यही बचेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 5 है, इस 3 को इस तरफ भेज दीजिए, है ना, इस 3 को इस तरफ भेज दीजिए, तो 5 माइनस 3। अब आप चाहें p स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर को भी इस तरफ भेज दीजिए, तो माइनस p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर इस तरफ आ गया बराबर 2√3p बटे में q, इतना इस तरफ बच गया। अभी भी आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बच रही हैं, तो ये तो 5 में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 माइनस p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर 2√3 बटे क्यू। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए कि इसको एलसीएम ले लीजिए, क्यू स्क्वायर जब आप एलसीएम लेंगे तो 2q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटे में q स्क्वायर बराबर 2√3p बटे में q। एक q से ये एक q कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि q इंटू q है। अब इस 2√3 या 2p को इस तरफ भेज दीजिए, यहाँ पे लिखिए 2q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटे में 2p बराबर √3। यही तो हमको करना ही था कि एक अपरिमेय संख्या के बराबर कर दिया जाए परिमेय संख्या, जिससे विरोधाभास उत्पन्न हो जाए इसका, और इसके बाद ये एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बन जाए। तो आप कहेंगे कि अच्छा आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे √3 को यहाँ पे क्यों नहीं लिया, अब 2p को आपने क्यों ले लिया, तो हमारा मकसद ही यही था
कि अंडर 3 को चाहे जैसे इस तरफ एक तरफ अंडर 3 को अकेला छोड़कर एक तरफ पी बटा क्यू के फॉर्म में चेंज कर दिया जाए, तो आप कहेंगे कि अंडर 3 तो एक अपरिमेय संख्या है सर। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन ये तो पी बटा क्यू के फॉर्म में है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, इसके फॉर्म में है, तो आप कहेंगे कि ये तो परिमेय संख्या हो गया सर। वेरी गुड सर। तो आपने ये बता दिया कि अंडर 3 और ये अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए विरोधाभास उत्पन्न होता है। अंडर 5 माइनस अंडर 3 एक परिमेय संख्या है, यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए अंडर 5 माइनस अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 8। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 इरेज कर देते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि सिद्ध कीजिए 2 प्लस अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 9, 2 प्लस अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव करना है। तो माना 2 प्लस अंडर 3 एक परिमेय संख्या है, ये आपने माना। तो 2 प्लस अंडर 3 बराबर पी बटा क्यू, तो अंडर 3 बराबर पी बटा क्यू माइनस 2, 2 को आपने इस तरफ भेज दिया। अंडर 3 बराबर पी माइनस 2 क्यू बटे में क्यू, तो आप कहेंगे कि अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है और ये जो है एक परिमेय संख्या हो गया। तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 2 प्लस अंडर 3 एक परिमेय संख्या है, ये विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए 2 प्लस अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 10 इस प्रश्नावली 1B का अंतिम प्रश्न। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं 100% गारंटी के साथ मैं उसका आंसर दूंगा। मैं आपको इस क्लास में बता दूं कि आपको 2022, 2023, 2024, 2025 तक का मैथ का अनसॉल्व जो आता है मैंने सॉल्व करा दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके ओपन करके प्रीवियस इस क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, उसको शेयर करिए। और दूसरी बात, इंग्लिश का भी मैंने प्रीवियस इस क्वेश्चन सॉल्व कराया है। इसके अलावा हिंदी और गृह विज्ञान ये सब के भी प्रोसेस में है और ये जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, साइंस भी इस बार 2025 में जो है सॉल्व कराया जाएगा। प्रश्न नंबर 10 आपका कह रहा है 4 माइनस 3 अंडर 2। 4 माइनस 3 अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव करिए। माना, आपने शुरू में क्या किया, शुरू में आपने माना कि 4 माइनस 3 अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब 4 माइनस 3 अंडर 2 बराबर पी बटा क्यू। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस 3 अंडर 2 बराबर पी बटा क्यू माइनस 4। अब आप एक काम करिए कि इस 3 को भी इस तरफ भेज दीजिए, पहले आप इसको माइनस प्लस हटा दीजिए। तो आप ये कर लीजिए कि दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर 3 अंडर 2 बराबर 4 माइनस पी बटा क्यू, क्योंकि जब आपने यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे माइनस हो गया और 4 में जब आपने माइनस किया तो ये प्लस में हो गया। अब माइनस आपको या तो फिर आप ऐसे लिख देते हैं ऐसे, तो यहाँ पर ये माइनस थोड़ा सा अटपटा लगता है, इसलिए मैंने 4 को इस तरफ लिख दिया जिससे सही लगे। अब यहाँ पे इस 3 को भी इस तरफ भेज दीजिए। अंडर 2 बराबर 4 क्यू माइनस पी बटे में 3 क्यू। कहेंगे कि अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 4 माइनस 3 अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, अतः 4 माइनस 3 अंडर 2 एक परिमेय संख्या है। आपने देखा कितने आसान लैंग्वेज में कम से कम समय में सभी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। परिमेय अपरिमेय में आपको कन्फ्यूजन करना ही नहीं है। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचाइए कि इस बुक का भी सलूशन आपके पास है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये बुक जल्दी से जल्दी सॉल्व करा दूंगा और आपको सभी के सभी प्रश्न समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। प्रश्नावली विविध प्रश्नावली है, 1C है, उसको सॉल्व करेंगे। फिर प्रश्नावली 1D है जो बहुविकल्पीय प्रश्न है,
उसमें आपका अभिकथन और तर्क पर आधारित भी है, क्योंकि बुक अपडेट हो चुका है, तो आपके क्वेश्चन भी अपडेट हो चुके हैं। 2025 के इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना। तो उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।